गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, BA-BSc थर्ड ईयर ज्योग्राफी। हमारा लास्ट टॉपिक चला था उत्तर भारत के मैदान का। हमने उच्चावच की दृष्टि से विभाजन किया था। आज हम बात करेंगे उत्तर भारत के मैदान का प्रादेशिक विभाजन। उत्तर भारत के मैदान का प्रादेशिक विभाजन। हमने बात करी थी उच्चावच की दृष्टि से सबसे पहले भाबर प्रदेश की, फिर तराई वाले प्रदेश की, काप प्रदेश जिसमें बांगर और खादर, रेह, भूड़, कल्लर, हमने उन सभी का वर्णन किया था। आज हम बात करेंगे प्रादेशिक विभाजन की। हम सभी जानते हैं कि हिमालय से जो नदियाँ निकलने वाली जो नदियाँ हैं और जिस क्षेत्र को प्रवाहित करती हैं वो क्या है, उत्तर भारत का मैदान। आज हम उसका क्या करेंगे, प्रादेशिक विभाजन कि कौन से प्रदेश में कौन सा भाग शामिल है, उसके अनुसार हम क्या करेंगे, उसका विभाजन करेंगे। तो हमने इसको कितने पार्ट्स में बांटा है। फर्स्ट हम बात करेंगे इसमें सतलज, पंजाब हरियाणा मैदान कह सकते हैं या सतलज वाला मैदान भी कह सकते हैं। पंजाब हरियाणा मैदान। देखिए पंजाब, इसमें क्या होता है, हमारा पंजाब वाला जो क्षेत्र है इसमें मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा और दिल्ली शामिल है। दिल्ली, ये वाला क्षेत्र इसमें शामिल है। लगभग 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर इसका क्या पाया जाता है, विस्तार पाया जाता है। यह क्षेत्र उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व में 640 किलोमीटर लंबा तथा पूर्व से पश्चिम इसकी चौड़ाई 300 किलोमीटर पाई जाती है। एक बार वापस से सुनिए कि यह जो मैदान है इसका विस्तार पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तथा 1.75 लाख वर्ग क्षेत्रफल पर इसका क्या पाया जाता है, विस्तार पाया जाता है। लंबाई की बात करें, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में इसकी लंबाई है 640 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम में इसकी लंबाई है, चौड़ाई है 300 किलोमीटर। इसको सतलज यमुना विभाजक भी कहा जाता है। इसको सतलज यमुना विभाजक भी कहा जाता है। और यहाँ पर सरस्वती, दुष्दवती नदियाँ प्राचीन समय में बहा करती थी जो वर्तमान समय में लुप्त हो गई हैं। आगे इसी प्रदेश की बात करें, यहाँ पर नदियों द्वारा उपजाऊ मिट्टी लाई जाती है। यह भाग मुख्य रूप से बांगड़ क्षेत्र के अधीन आता है, या इसमें हम कह सकते हैं कि कौन सा क्षेत्र अधिक पाया जाता है, बांगड़ क्षेत्र अधिक पाया जाता है। लेकिन नदियों के किनारे खादर भी पाए जाते हैं जो 15 से 20 किलोमीटर की चौड़ाई में पाए जाते हैं। और ऐसे क्षेत्रों पर जहाँ पानी भर जाता है उन्हें बेट कहते हैं। कह सकते हैं कि हम पंजाब में भी इसको क्या कहते हैं, बेट कहते हैं। आपने एक शब्द सुना होगा, दो बार, दो आब होता है। ये एक शब्द होता है दो आब, बताऊंगी बार क्यों। दो आब का अर्थ होता है दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको हम क्या कहेंगे, दो आब। आपने पंजाब का सुना होगा कि यहाँ पर 5 नदियाँ बहती हैं, इसलिए इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ा था, पंच आब था। लेकिन स्थानीय जो लोग थे उन्होंने अपनी सुविधा अनुसार इसका नाम क्या बना दिया, पंजाब। पहले पंच आब के नाम से इसको जाना जाता था कि ऐसा क्षेत्र जहाँ पर 5 नदियाँ बहती हैं, और 5 नदियाँ बहने की वजह से इसको क्या कहा गया, पंजाब कहा गया।
और जो सामान्य जन थे उन्होंने अपनी सुविधा के अनुसार हमने क्या कर दिया, आब को जाब बना दिया, पंजाब। आगे बात करते हैं कि इस क्षेत्र में सतलज, रावी, इस क्षेत्र में रावी, व्यास और सतलज नदियाँ बहती हैं। ये सतलज नदी, ये व्यास इसकी सहायक और ये ऊपर रावी नदी। रावी नदी और व्यास के बीच दो आब पाए जाते हैं जिसको बोलते हैं बारी दो आब। व्यास और सतलज के मध्य बिस्त दो आब पाया जाता है। दो आब का अर्थ होता है दो नदियों के मध्य का क्षेत्र, या जहाँ दो नदियाँ प्रवाहित होती हैं उसके मध्य का जो क्षेत्र होता है उसको दो आब कहते हैं। इस क्षेत्र में सतलज, व्यास और रावी ये नदियाँ मुख्य रूप से बहती हैं। रावी और व्यास के मध्य स्थित दो आब को बारी दो आब के नाम से जाना जाता है, जबकि व्यास और सतलज के मध्य स्थित दो आब को बिस्त दो आब के नाम से जाना जाता है। इसके बाद क्या आता है, ये आपका सतलज आ गया। सतलज के बाद आएगा आपका मालवा का मैदान। मालवा का मैदान कहेंगे हम कैसे, सतलज के दक्षिण में जो मैदान स्थित है उसको हम मालवा का मैदान कहते हैं। इसके बाद आ जाती है घग्गर नदी। घग्गर नदी के बाद है हरियाणा का मैदान, या उसको हम भिवानी मैदान भी कह सकते हैं, हरियाणा मैदान। और इसके नीचे जो आता है वो है यमुना नदी। इसके नीचे क्या आता है, ये यमुना नदी बहती है। अब बात आती है कि हम नोट्स कैसे बनाएं या उसको डिस्क्राइब कैसे करें। इसको हम इसके माध्यम से देख सकते हैं कि कोई भी चित्र है, हमें पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, कोई भी चित्र है हम उसके माध्यम से अपनी बात को कह सकते हैं। सतलज नदी के दक्षिण में जो मैदान स्थित है उसको हम मालवा के मैदान के नाम से जानते हैं। मालवा के मैदान के दक्षिण में घग्गर नदी बहती है और घग्गर और यमुना नदी के बीच में हरियाणा का मैदान स्थित है और हरियाणा के मैदान के दक्षिण में यमुना नदी बहती है। तो इसके माध्यम से हम पूरा पंजाब और हरियाणा के जो मैदान है उसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। दो नदियों के बीच का क्षेत्र, रावी, व्यास, बारी दोआब, व्यास और सतलज के बीच बिस्त दोआब, और उसके बाद सतलज के दक्षिण में मालवा का मैदान पाया जाता है। घग्गर नदी सरस्वती नदी के नाम से जाना जाता था। प्राचीन काल में कौन सी नदी? सरस्वती। वर्तमान समय में यह नदी लुप्त हो गई है। इसके बाद हरियाणा का मैदान और लास्ट में आ जाती है हमारी यमुना नदी। यह पूरा क्षेत्र पंजाब और हरियाणा मैदान के अंतर्गत शामिल है। इस क्षेत्र की बात करें तो इस क्षेत्र में जो हरियाणा वाला क्षेत्र है यह अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्र है। खादर वाला क्षेत्र इसमें पाया जाता है और ऊपर वाला रावी और व्यास ये वाला जो क्षेत्र बताया था मैंने, इसमें बांगड़ की अधिकता बताई थी। बांगड़ जो मिट्टी है उसकी अधिकता पाई जाती है। किनारे पर खादर मिट्टी पाई जाती है जो 15 से 20 किलोमीटर की चौड़ाई में पाई जाती है, जिसको हम पंजाब में बेट के नाम से भी जानते हैं। ये हमारा फर्स्ट था पंजाब हरियाणा मैदान। दूसरी हम बात करेंगे, एक बार आप इसको उतार लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट्स करके हमसे संपर्क करें। नेक्स्ट है हमारा राजस्थान का मैदान। सेकंड पॉइंट है राजस्थान का मैदान। राजस्थान का मैदान जैसे ही नाम से ज्ञात हो रहा है कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में। अरावली के पूर्व में यह अरावली के पश्चिमी भाग में यह प्रदेश स्थित है। देखिए क्या था, जो राजस्थान का मैदान है 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर इसका विस्तार पाया जाता है और
अरावली से लेकर रेड क्लिफ तक इसका विस्तार पाया जाता है। अगर इसकी बात करें, इसको हमने दो भागों में बांटा है। ये है मरुस्थली या मरुस्थल कह सकते हैं, और ये है बांगड़ क्षेत्र। कौन सा है? बांगड़ क्षेत्र। समवर्षा रेखा है, अरावली के समानांतर जो चलती है 50 सेंटीमीटर की वर्षा चलती है, जबकि इन दोनों क्षेत्रों के जो विभाजक रेखा है 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा। समवर्षा रेखा, देखिए क्या होता है कि जो समवर्षा रेखा होती है, समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहेंगे? समवर्षा रेखा। इस राजस्थान के मैदान को में यहाँ पर मरुस्थलीय तथा अर्ध मरुस्थलीय दशाएं पाई जाती हैं। 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर पर इसका विस्तार पाया जाता है। इसको हम दो भागों में बांटते हैं, एक है मरुस्थलीय भाग और दूसरा है बांगड़ क्षेत्र या स्टेपी क्षेत्र भी हम इसको कह सकते हैं, कि यहाँ पर पूर्ण रूप से मरुस्थल वाली दशाएं पाई जाती हैं, जबकि यह अर्ध मरुस्थलीय वाला प्रदेश पाया जाता है। इस क्षेत्र की जो मुख्य नदी है लूनी, इस क्षेत्र की मुख्य नदी है। कह सकते हैं कि अरावली से निकलने वाली और पश्चिम में बहने वाली या राजस्थान के मैदान की जो मुख्य नदी है अरावली के पश्चिम में स्थित है, और नदी का नाम है लूनी, और यह कच्छ के रन में इसका क्या होता है? उद्गम कच्छ के रन तक जाती है, या कच्छ के रन में जाकर यह विलीन हो जाती है। और यही कारण है कि इस क्षेत्र में लूणकरणसर, डीडवाना, सांभर, खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं। सांभर में भारत का सबसे अधिक नमक का उत्पादन किया जाता है, जो जयपुर से 65 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। जो सांभर झील है यह जयपुर से 65 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। जितने भी पश्चिमी क्षेत्र है लूणकरणसर, इसमें डीडवाना, पंचपदरा, ये सारी खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं। नमक का उत्पादन किया जाता है, और देश की सबसे बड़ी नमक उत्पादन करने वाली सांभर झील है, जो जयपुर से 65 किलोमीटर दूर पश्चिम में स्थित है। लूनी नदी है, यह बालोतरा से आगे खारी हो जाती है, या आधी खारी आधी मीठी के नाम से भी इस नदी को जाना जाता है, क्योंकि जैसे ही ये बालोतरा से आगे निकलती है तो मिट्टी में नमक होने की वजह से यह कैसी हो जाती है? खारी हो जाती है। उससे पहले इसका जल होता है मीठा होता है, इसलिए इसे आधी मीठी और आधी खारी नदी के नाम से भी जाना जाता है। अब हमने बात करी कि हमने इसको कितने भागों में बांटा? दो भागों में बांटा। इधर है मरुस्थली की रेड क्लिफ से लेकर भारत और पाकिस्तान की सीमा है। नाम क्या है? रेड क्लिफ। रेड क्लिफ से लेकर 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा के मध्य वाला भाग कौन सा है? मरुस्थलीय परिस्थिति पाई जाती है। मरुस्थल वाला क्षेत्र है जहां वर्षा की मात्रा कितनी होती है? 0 से 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर यहाँ पर हमारी अरावली है, जो 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा का अनुसरण करती है। 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर के बीच वाला क्षेत्र बांगड़ क्षेत्र कहते हैं, या अर्ध मरुस्थलीय परिस्थितियाँ पाई जाती हैं, जहाँ 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर के मध्य वर्षा होती है। ये था हमारा राजस्थान का मैदान, और इस वाले क्षेत्र में बालू के टीले पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? बालू के टीले। जहाँ पवनों का वेग अधिक रहता है वहाँ बरखान तथा अनुप्रस्थ टीले पाए जाते हैं। जहाँ पवन का वेग अधिक रहता है वहाँ पर बरखान और अनुप्रस्थ टीले पाए जाते हैं।
यहाँ पर बालू के टिल्ले अधिक पाए जाते हैं, उनकी प्रधानता पाई जाती है, लेकिन कहीं कहीं धरातल पर नीस, शिस्ट तथा ग्रेनाइट दिखाई पड़ती है। ग्रेनाइट सतह पर दिखाई देती है, तो ऐसा माना जाता है कि यह प्रायद्वीपीय पठार का भाग रहा है। हमने बात करी राजस्थान के मैदान की, विस्तार बता सकते हैं। राजस्थान का मैदान राजस्थान में स्थित है। मरुस्थलीय दशाएं पाई जाती हैं, अर्ध मरुस्थलीय दशाएं पाई जाती हैं। अर्ध मरुस्थलीय दशाओं को स्टेपी भी कहा जाता है, स्टेपी क्षेत्र, जहाँ पर अर्ध मरुस्थलीय दशाएं पाई जाती हैं। उसके आधार पर हमने इस मैदान को दो भागों में विभाजित किया है। किसके आधार पर? समवर्षा रेखा के आधार पर। इस क्षेत्र की अन्य विशेषताएं थी। लूनी इस क्षेत्र की मुख्य नदी है जो कच्छ के रन तक जाती है। बालू के टीले पाए जाते हैं, बरखान और अनुप्रस्थ टीले पाए जाते हैं। नमकीन झीलें पाई जाती हैं जिनसे नमक उत्पादन का कार्य किया जाता है। और देश की सबसे बड़ी नमकीन झील या नमक बनाने सांबर झील वो जयपुर से 65 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। सेकंड बात। नेक्स्ट हम थर्ड बात करेंगे। तीसरा मैदान है हमारा गंगा का मैदान। गंगा का मैदान, गंगा का मैदान जहाँ गंगा और उसकी सहायक नदियाँ प्रवाहित होती हैं। अग्रगर्त के रूप में गंगा तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा निक्षेपित मैदान कौन सा मैदान है? गंगा का मैदान। वैसे तो कई बुक्स में इसको 3 पार्ट्स में बांटा गया है, ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निम्न गंगा का मैदान। हम चाहें तो इसको एक साथ भी लिख सकते हैं। अब बात आए कि जो गंगा का मैदान है उत्तर प्रदेश, यूपी, बिहार तथा पश्चिमी बंगाल में इस गंगा के मैदान का विस्तार पाया जाता है। यह मैदान 3.57 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत है। अब आपने देखा होगा कि जो हिमालय है हमारा तलवार की भांति है ऐसे, और जो यमुना और ये गंगा नदियाँ प्रवाहित होती हैं तो इसका ढाल किधर से है? उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर इसका ढाल पाया जाता है। यहाँ जो मुख्य नदी है गंगा, इस क्षेत्र की मुख्य नदी हैं। प्रायद्वीपीय पठार की तरफ से यमुना तथा सोन नदियाँ इसकी सहायक नदी हैं। हम इसको बाएं तरफ बोल सकते हैं। तथा दाएं तरफ से गंगा की इधर से जो नदियाँ मिलती हैं उसमें घाघरा नदी, गंडक, कोसी, ये सारी नदियाँ गंगा नदी में हिमालय की तरफ से मिलती हैं। और जो गंगा नदी में यमुना और सोन नदी प्रायद्वीप की तरफ से गंगा नदी में मिलती हैं। यमुना नदी गंगा में सीधे नहीं मिलती है, किस में मिलेगी? चंबल में मिलेगी और फिर ये इसमें मिलती हैं। सोन और एक केन नदी है, ये इसकी सहायक नदियाँ मानी जाती हैं। गंगा का जो मैदान है अग्रगर्त के रूप में पाया जाता है। यहाँ से जो मिट्टी निकलती है उपजाऊ मैदान है। और जो गंगा का सर्वाधिक जो लंबाई है वह इस यूपी में स्थित है। आगे गंगा नदी 2 शाखाओं में वितरित हो जाती है और पश्चिमी बंगाल में पहुँच जाती है। कौन से क्षेत्र में गंगा नदी या जो गंगा के मैदान है उसको अलग अलग नामों से जाना जाता है? पहले हम एक बार गंगा की बात करेंगे। जो गंगा नदी है वह एक है हमारी भागीरथी और एक है हमारे पास अलकनंदा। ये दोनों देवप्रयाग में मिलती हैं। कहाँ मिलती हैं? देवप्रयाग में। और यहाँ पर इसका नाम क्या हो जाता है? गंगा।
जब यह गंगा नदी हरिद्वार में मैदान में प्रवेश करती है, मैदानी क्षेत्र में बहते हुए इधर से गंगा की सहायक यमुना और सोन और इधर से आपके हिमालय से निकलने वाली घाघरा, गंडक, कोसी, ये सारी नदी प्रवाहित होती हैं। गंगा वेस्ट बंगाल में, पश्चिमी बंगाल में 2 शाखाओं में वितरित हो जाती है। एक है हुगली और दूसरा है हमारे पास इसका भागीरथी। अब जो हुगली नदी है इसको वितरिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वितरिका। वितरिका वो होती है जो मुख्य नदी से जो भाग अलग हो जाता है लेकिन वापस उस नदी में नहीं मिलता है। वितरिका हम किसको कहेंगे कि नदी में से एक छोटी नदी निकलती है लेकिन वह वापस उसमें कभी भी वापस से नहीं मिलती है, इसलिए हमने नाम क्या दिया उसको वितरिका। अब क्या होता है, जो भागीरथी आती है, अब इसको यह जब आगे बढ़ती है हुगली, इसमें क्या होता है, जो हुगली नदी होती है इधर से एक नदी आती है, कौन सी? दामोदर नदी। जो हुगली नदी है इसमें दामोदर नदी मिलती है, दामोदर। और यहाँ पर इसी नदी पर हुगली में एक बांध बना हुआ है, फरक्का बांध। कौन सा बांध बना है? फरक्का बांध। आगे ये जो भागीरथी है, जैसे ही यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो बांग्लादेश में इसको पद्मा के नाम से जानते हैं। और जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है वो जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसको जमुना के नाम से जानते हैं। ये दोनों नदियाँ मिलकर और इसमें मेघना नदी साथ में आ जाती है और इसको मेघना के नाम से आगे यह प्रवाहित होती है और सुंदरवन के डेल्टा का निर्माण करती है। भागीरथी और अलकनंदा के नाम से देवप्रयाग में मिलती हैं। गंगा कहलाती है, चंबल, यमुना, सोन, केन, गंगा प्रायद्वीपीय पठार की तरफ से मिलती हैं। घाघरा, गंडक, कोसी ये किधर से मिलती हैं? हिमालय की तरफ से गंगा नदी में मिलती हैं। वेस्ट बंगाल में जो गंगा नदी थी 2 शाखाओं में वितरित हो जाती है, एक इसको हुगली और दूसरा भागीरथी। हुगली की में एक नदी आके मिलती है, हुगली हमारे पास यहाँ वितरिका है क्योंकि वापस यह गंगा नदी में नहीं मिलती है। हुगली में दामोदर आके मिलती है और फरक्का बांध का निर्माण किया गया है। पद्मा, हुगली नदी जब आ गया, भागीरथी नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। इधर से हमारी ब्रह्मपुत्र नदी आती है, बांग्लादेश में उसको किस नाम से जानेंगे? बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं। जब ये दोनों धूबरी के पास मिलती हैं तो मेघना नाम की एक अन्य नदी इसमें मिलती है और उसके आगे इसको मेघना के नाम से जाना जाता है और यह नदी सुंदरवन के डेल्टा का निर्माण करती है। चारों तरफ जल फैल जाता है और उसके बाद यह फैलकर क्या करती है? डेल्टा का निर्माण करती है। जब यहाँ वाला क्षेत्र आता है, उपजाऊ मिट्टी अधिक पाई जाती है, यहाँ पर बांगड़ वाला क्षेत्र अधिक पाया जाता है। सबसे अधिक लंबाई इसकी कहाँ पाई जाती है? यूपी में पाई जाती है। और इस प्रकार से जब ये वाला क्षेत्र आता है तो कुछ ऊंचे टीले पाए जाते हैं जहाँ पर गांव बस जाते हैं और बाकी जो दलदल रूप में फैल जाता है वहाँ पर आगे डेल्टा का निर्माण होता है। अब इसको हम गंगा के मैदान को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। ये निकली हमारी गंगा नदी, ये हमारी दिल्ली है, उसके पूर्व में रोहिलखंड, इधर आ जाता है हमारा यूपी में जगह का नाम है लखनऊ, ये आगे बढ़ जाएगी। लखनऊ में हम इसको जानते हैं अवध का मैदान, अवध का मैदान। इसके आगे आ जाता है हमारा बिहार,
इसके आगे आ जाएगा हमारा बिहार। बिहार की मुख्य नदी कौन सी है? कोसी। और इसको बिहार का शोक भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह नदी, इस नदी में बाढ़ की बारंबारता सर्वाधिक पाई जाती है। बिहार वाला जो क्षेत्र है निम्न भूमि पाई जाती है, और जैसे ही यह कोसी नदी आती है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि यह नदी क्या करती है, इस पूरे क्षेत्र को बाढ़ग्रस्त बना देती है। बिहार के उत्तर में मिथिला का मैदान तथा बिहार के दक्षिण में मगध का मैदान के नाम से इसको जाना जाता है। कोसी के बाद आगे महानंदा नदी आती है, महानंदा। यहाँ पर इसको बारिंद मैदान कहा जाता है, बारिंद का मैदान। बारिंद का मैदान आगे आपने देखा था, ये वेस्ट बंगाल आ गया हमारा। एक क्या आ गया? नदी हुगली आ गई। हुगली के इधर कौन सा लिखा था हमने? कौन सी नदी? दामोदर, दामोदर। और दामोदर के जस्ट नीचे इधर बना देती हूँ, देखिए ये हमारा वेस्ट बंगाल आ गया। और वेस्ट बंगाल में हुगली और कौन थी इसकी सहायक? दामोदर। और दामोदर के नीचे स्वर्ण रेखा नदी बहती है, स्वर्ण रेखा नदी। इन दोनों के बीच में इसको रार का मैदान कहा जाता है। कौन सा मैदान कहा जाता है? रार का मैदान। अब हम इसको लिखेंगे कैसे? वेस्ट बंगाल से आगे का इधर बना लीजिए आप। देखिए, जो गंगा के मैदान है उसको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। दिल्ली के पूर्व में उसको रोहिलखंड के नाम से जाना जाता है। लखनऊ के पास में उसे अवध के मैदान के नाम से जाना जाता है। बिहार के उत्तर में मिथिला के नाम से तथा दक्षिण में मगध के मैदान के नाम से जाना जाता है। कोसी नदी तथा महानंदा नदी के बीच जो मैदान स्थित है, बारिंद का मैदान कहते हैं। जबकि दामोदर और स्वर्ण रेखा जो नदी है उसके बीच के क्षेत्र को रार का मैदान कहा जाता है। आप चाहो तो इसको पॉइंट में लिख सकते हैं, और चाहो तो आप इसको इस प्रकार से बना सकते हैं, इच्छा आपकी। अब बात आई अलग अलग क्षेत्रों में इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। नदियों के जो पुराने प्रवाह मार्ग होते हैं, नदियों के जो पुराने प्रवाह मार्ग होते हैं, जैसे उनमें पानी भर जाता है, पानी भर जाता है तो उनको बील के नाम से जानते हैं। नदियों के जो पुराने प्रवाह मार्ग होते हैं उनमें जब पानी भर जाता है तो उनको किस नाम से जानते हैं? बील के नाम से उसको जाना जाता है। गंगा का जो मैदान है, यहाँ की जो नदियाँ हैं अपना मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती हैं। कभी भी वो एक मार्ग पर नहीं बहती हैं। जब जल की अधिकता होती है तो वह अपने मार्ग में क्या कर लेती हैं? परिवर्तन कर लेती हैं। यही कारण है कि कोसी नदी को क्या कहा जाता है? बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी को क्या कहा जाता है? बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि यह नदी अपने मार्ग परिवर्तन के लिए तथा बाढ़ के लिए जानी जाती है। आगे बात करें, इसमें हमारे पास एक बात और करते हैं। इसमें बिहार का इसको शोक कहा जाता है। इस क्षेत्र में जब गंगा नदी डेल्टा का निर्माण करती है उससे पहले गोखुर झीलें पाई जाती हैं। कौन सी झीलें पाई जाती हैं? गोखुर झील पाई जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर बाढ़ों की अधिकता पाई जाती हैं। गोखुर नाम इसलिए पड़ा क्योंकि गाय का जो खुर होता है उसके समान इस झील की आकृति पाई जाती है। और लास्ट हम बात करेंगे नंबर 4 पर ब्रह्मपुत्र का मैदान। ब्रह्मपुत्र का मैदान, इसको असम घाटी भी बोलते हैं। असम घाटी का मैदान।
एक तरफ हिमालय है, दूसरी तरफ मेघालय पठार है, उन दोनों के बीच में जो स्थित है उसको बोलते हैं ब्रह्मपुत्र का मैदान। इसकी मुख्य नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। यह मैदान सकरा है क्योंकि एक तरफ से हिमालय और दूसरी तरफ से मेघालय का पठार स्थित है। इस बीच वाले संकरे क्षेत्र में यह मैदान पाया जाता है, जिसका नाम क्या है? ब्रह्मपुत्र का मैदान। इस क्षेत्र में जो नदियाँ बहती हैं अपने साथ भारी मात्रा में मिट्टी का जमाव करती हैं, भारी मात्रा में मिट्टी का जमाव करती हैं। और जब यह नदी बहती है तो बीच बीच में वो बालू के टीले जमा हो जाते हैं, क्योंकि भारी मात्रा में क्या लेके आती है? बालू मिट्टी लेके आती है। और उस बालू मिट्टी के क्या बन जाते हैं? ढेर बन जाते हैं और नदी आगे वितरिका के रूप में प्रवाहित हो जाती है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, कल वाली क्लास में मैं आपसे पूछूंगी कि ये नदी द्वीप क्या होते हैं। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली द्वीप असम में स्थित है। और नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली द्वीप असम में स्थित है। और यह नदी आगे बांग्लादेश में किस नाम से? जमुना, और उसके बाद मेघना के नाम से, और लास्ट में सुंदरवन के डेल्टा का निर्माण करती है। तो ये था हमारा ब्रह्मपुत्र का मैदान। उत्तर भारत के मैदान का हमने प्रादेशिक विभाजन किया। हमने इसको 4 मुख्य भागों में बांटा: पंजाब हरियाणा का मैदान, राजस्थान का मैदान, गंगा का मैदान, और लास्ट था हमारा ब्रह्मपुत्र का मैदान। धन्यवाद। कल हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय पठार।